Assalamu alaikum, dear student. How are you? I am Shahid Khan, and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. So this is our interview session. तो इसमें हम इंशाल्लाह बात करेंगे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। कुछ जो हमने सिलेबस डिज़ाइन किया उसमें पहला चैप्टर और पहला सेशन, तो देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और इनके क्या क्या आंसर बनते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। ओके, अच्छा, पहली स्लाइड वो बनानी थी बट नहीं बन सकी। पहली स्लाइड में सारे क्वेश्चन डिस्प्ले होने थे, तो अब सारे क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाते तो फिर आप उसका आंसर करते, मगर ये कि नहीं हो सका। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ऐसे करेंगे कि पहली स्लाइड में सारे क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हर एक क्वेश्चन होगा। तो उसमें ये कि आपने पहले आंसर करने हैं हर एक क्वेश्चन का, तो फिर आपने वीडियो देखनी है, क्या फिर आपने अंदाज़ा लगाना है आपको कितने आते हैं या कितने नहीं। जैसे मैंने तरतीब बताई थी कि आपने इसको साथ साथ नोट करना है ताकि आपके पास ये चीज़ें रिटन फॉर्म में भी आ जाएं और बार बार रिवाइज होती रहें। ओके, सो पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यू को होते हैं, जब आप इंटर होते हैं तो वही इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोडक्शन में बाद में ही बताऊँगा आपने क्या करना है। अपना नाम बताना है, अपना एरिया बताना है और अपनी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी वगैरह जिससे आपने पढ़ा है। ठीक है, लंबी चौड़ी डिटेल्स ना भी हो तो ठीक है, या कोई एक्सपीरियंस है या कोई जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसके बारे में बता देंगे। तो वही मैं आपको बता दूंगा कैसे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास केमिस्ट्री से रिलेटेड, व्हाट इज़ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है? तो एटॉमिसिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि नंबर ऑफ एटम इन ए मालिक्यूल। ठीक है, कोई मालिक्यूल्स है उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी बोलते हैं। मसलन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास मालिक्यूल होते हैं। मोनो एटॉमिक जो ये नोबल गैसेस होते हैं, ठीक है, इनमें एक ही एटम होते हैं। इसी तरह डाई एटॉमिक जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह। इसी तरह ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, ये पॉली एटॉमिक, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं? मालिक्यूल्स होते हैं। तो एटॉमिसिटी क्या होगी? नंबर ऑफ एटम्स इन ए मालिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ लॉस्ट मिड नंबर। लॉस्ट मिड नंबर क्या होता है? ये एक नई सी टर्म है आप लोगों के लिए। तो ये बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी। मैं दोनों का बताता हूँ कि एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या होगा और एसटीपी पे क्या होगा। इन दोनों के बारे में बात करते हैं कि नंबर होता क्या है। बेसिकली ये नंबर ऑफ मालिक्यूल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, के 1 सेंटीमीटर क्यूब में कि कितने मालिक्यूल्स होंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? लॉस्ट मिड नंबर। ये अगर हम बात करें एनटीपी की, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, तो इसके ऊपर आप नॉर्मल टेम्परेचर आपको पता है कि 25 डिग्री वगैरह होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, लॉस्मिक नंबर वो कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब गैस है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? 2.687 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22, इतने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, एनटीपी के ऊपर। और जब हम बात करेंगे एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री, ठीक है, और प्रेशर उसमें 1 atm होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? तो वो होंगे 2.687 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 19, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या है हमारे पास है? व्हाट इज़ इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है? अगर ये हमसे पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ ए सब्सटेंस विच कंबाइन आर डिस्प्लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन बाय मास। कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ ए सब्सटेंस जो कि क्या हो? कंबाइन हो या डिस्प्लेस करे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। किसको? 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, इसी तरह 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन या फिर 35.5 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट मास बोलेंगे जी। कहाँ पे यूज़ होता है ये? नॉर्मेलिटी वगैरह कैलकुलेट करने में यूज़ होते हैं जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, ये कुछ ऑकवर्ड सी आपको टर्म लग रही होगी कि एसिडिटी ऑफ बेस से क्या मुराद है और बेसिसिटी ऑफ एसिड से क्या मुराद है। बेसिकली हमारे पास जो बेस होती है, ठीक है, उसमें जो आपके पास क्या होते हैं? नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH आयन, ठीक है, OH आयन, जितने आयन उसमें OH डिस्प्लेस हो सकते हैं,
ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, जितने नंबर ऑफ OH आयन डिस्प्लेस हो सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वो उसकी एसिडिटी होगी। ठीक है, मसलन एसिडिटी क्या होती है अगर हमसे पूछा जाए तो नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन, किसी बेस के नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन को हम क्या बोलेंगे, उसकी एसिडिटी बोलेंगे। इसी तरह बेसिसिटी ऑफ एसिड के बारे में पता अगर पूछा जाए तो कोई एसिड है चूँकि वो क्या करता है, H+ देते हैं ना, H+ आयन देते हैं। ठीक है, तो किसी एसिड में कितने नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H+ आयन है, कि नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H+ आयन या प्रोटॉन इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो एसिडिटी ऑफ ए बेस या बेसिसिटी ऑफ एसिड दोनों का पता होना चाहिए कि ये क्या है। बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H+ आयन, और एसिडिटी क्या होती है, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट के बारे में पूछा जा रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, ऐसे रिएक्टेंट विच कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन, के ऐसे रिएक्टेंट जो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएं, कंज्यूम हो जाएं किसी रिएक्शन में, उसको लिमिटिंग बोलते हैं। और ऐसे रिएक्टेंट जो बाकी बच जाएं, ठीक है, विच रिमेन इन एक्सेस, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। तो एक्सेस रिएजेंट जो कम्प्लीटली कंज्यूम ना हो किसी रिएक्शन में, उसको एक्सेस रिएजेंट, और लिमिटिंग क्या होते हैं, विच कम्प्लीटली कंज्यूम्ड इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। और प्रोडक्ट फार्मेशन को लिमिटिंग रिएजेंट जो है ये कंट्रोल किया करते हैं, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। तो ये तो पीछे हो गया है, ओके, रिपीट हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आइसोटोप हैव सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, अब आइसोटोप्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो सेम होती हैं, बट अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। इसका रीज़न पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर नॉट। ठीक है, इसी तरह आइसोटोप्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी आर नॉट, इस तरह भी इसको पूछ सकते हैं। तो आपको हर लिहाज से प्रिपेयर रहना चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलें तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। किस वजह से, मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो हैं आइसोटोप्स के अंदर वो आपके पास क्या होते हैं, सेम होते हैं, पहली बात। ठीक है, इस वजह से भी हो सकती है। इसी तरह सेम पोजीशन एंड पीरियोडिक टेबल, पोजीशन इनकी आइसोटोप्स की सेम होती है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल आपके पास एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज है, तो इनकी पोजीशन जो आइसोटोप्स की वो आपके पास क्या होती है, सेम होती है। इसी तरह एटॉमिक नंबर आपके पास सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, इस वजह से हो सकती है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, ये आपके पास क्या होते हैं, सेम होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मेन रीज़न है वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की वजह से आपके पास क्या होती है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम होती है। अब आपके पास दूसरा रीज़न कि इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्यों डिफरेंट होती हैं, उसका क्या रीज़न है। तो उस तरफ चले जाते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि वो आपके पास क्यों, जो आइसोटोप्स हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपके पास क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अब इसका क्या रीज़न है कि आइसोटोप्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं ड्यू टू, बेसिकली जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये मास पे डिपेंड करती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिज़िकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। वजह क्या है, वजह यह है कि इनका जो मास है वो आपके पास क्या होता है, डिफरेंट होता है आइसोटोप्स के, इसलिए वजह से इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसके अलावा डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, के नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं आइसोटोप्स में, डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट, इस वजह से भी आपके पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपके पास डिफरेंट होती हैं। ये रीज़न आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हाउ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री, कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है उससे ये जो आइसोटोप्स होते हैं इनको सेपरेट किए जाते हैं। ये कैसे सेपरेट करते हैं, इसका पूछ रहे हैं। तो याद रखें बच्चों के जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही होता है कि वो आयन जनरेट करते हैं, कि इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसका क्या बन जाता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर आयन्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उन आयन की सेपरेशन होती है अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशो।
ठीक है, और फिर उनको डिटेक्ट किया जाता है। कैसे डिटेक्ट करते हैं? क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। मसलन उसको क्वालिटेटिवली भी उसके मैस बता रहे होते हैं कितना मैस, और क्वांटिटी उसकी जो बेस लाइन की जो एबंडेंस है वो बता रही होती है क्वांटिटेटिवली, ठीक है, मैस टू चार्ज रेशियो, ठीक है। क्या आपके पास जो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट से उसको आयंस में कन्वर्ट करते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू देयर मैस टू चार्ज रेशियो उसको हम क्या करते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं और अपनी लाइंस देते हैं। वो जो लाइंस आती हैं, जो ग्राफ आते हैं, वो क्वालिटेटिव भी होते हैं, क्वांटिटेटिव भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि नेम 6 मेथड यूज टू डिटरमाइन द एटॉमिक मास अदर देन मास स्पेक्ट्रोमीटर। के आपके पास मास स्पेक्ट्रोमीटर से आप एटॉमिक मास वगैरह मेजर करते हैं, इसके अलावा कोई और मेथड भी बताएं। तो हमारे पास जो बाकी मेथड होते हैं उसमें पहला आ जाता है गैसियस डिफ्यूजन मेथड, दूसरा आ जाता है थर्मल डिफ्यूजन मेथड, तीसरा आ जाता है डिस्टिलेशन, चौथा आता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, और पांचवा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, और छठा आ जाता है लेज़र सेपरेशन। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हैं, ये सारे हमारे पास क्या हैं, टेक्निक्स हैं फॉर सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। तो जब सेपरेशन हो जाती है तो उनके एटॉमिक मास वगैरह भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, हमारे पास एक साइड पे रिएक्टेंट्स लिखे होते हैं, दूसरी साइड पे प्रोडक्ट, ऊपर कुछ कंडीशन वगैरह होती है, एरो के जरिए इनको जोड़ होते हैं। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या क्या लिमिटेशन? अब ये जनरल सा क्वेश्चन है। तो पहले लिमिटेशन क्या है, इट गिव्स नो आइडिया अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। काइनेटिक्स रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताती है। तो केमिकल इक्वेशन जो आपने लिखी होती है उसमें नहीं पता होता कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। पहली बात कि ये इट डज़ नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड, इट डज़ नॉट डिस्क्राइब द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं बताती, हीट चेंज के बारे में। इसी तरह इट डज़ नॉट टेल अबाउट द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन की जो कंडीशंस वगैरह हैं केमिकल इक्वेशन नहीं बताती जी। नंबर 4th पॉइंट है कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती केमिकल इक्वेशन। और 5वां जो पॉइंट है वो ये है कि द केमिकल इक्वेशन कैन बी रिटन फॉर दैट केमिकल चेंज विच एक्चुअली कैन नॉट अकर। कि मसलन जो केमिकल रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, हम केमिकल इक्वेशन उसके लिए भी लिख सकते हैं। तो ये सारी जो है हमारे पास क्या बनती है, लिमिटेशंस बनती हैं किसकी, केमिकल इक्वेशंस की। याद रखने आपने 2-4 पॉइंट्स आपको पता हों। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई कैन ऑक्सीजन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली इन द कंबशन एनालिसिस। कि कंबशन एनालिसिस जो होते हैं उसमें आप ऑक्सीजन को डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये बनता है कि कंबशन जो है ये बेसिकली क्या होती है, बर्निंग होती है। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। अब कंबशन के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ठीक है, उस सैंपल को ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन एयर से लेते हैं जो कि इन एक्सेस में होती है। अब उस सैंपल में भी ऑक्सीजन है और बाहर से भी आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको फिर यहाँ पे क्या बनती है, कन्फ्यूजन बनती है। तो हम डायरेक्टली इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। फिर इसको कैसे करते हैं डिटरमाइन? तो इसको हम डिटरमाइन करते हैं बाय मेथड ऑफ डिफरेंस के। बाकी एलिमेंट्स जो है उनकी परसेंटेज निकाल लेते हैं, 100 में से उनको माइनस करते हैं, तो बाकी जो परसेंटेज बनती है तो वो आपके पास क्या होती है, ऑक्सीजन की परसेंटेज। मसलन टोटल 100 होते हैं, उसमें से परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हम निकाल लेते हैं, तो उससे आपके पास क्या बनती है, उस आपके पास क्या बन जाती है, ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाती है। और इसके अलावा एक और भी कि कोई इंडिपेंडेंट कंपाउंड नहीं बनता फ्रॉम ऑक्सीजन। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है जो कार्बन के लिए है, वाटर बन रहा है जो हाइड्रोजन के लिए, मगर कोई ऐसा कंपाउंड नहीं बन रहा है जो ऑक्सीजन के लिए हो, इंडिपेंडेंट। तो इस वजह से इसको डायरेक्टली हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि टेल बॉन्ड्स, एटम, इलेक्ट्रॉन एंड फंडामेंटल पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ वाटर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि 1 मोल आपके पास वाटर है, 1 मोल आपके पास क्या है, वाटर है। इसमें बाकी चीज़ें बताएं जी, ठीक है। 1 मोल वाटर का मैस आपको पता है कितना होगा, 18 ग्राम होगा। अब इसमें पूछ रहा है कि टेल बॉन्ड्स, एटम, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है कि उसमें बॉन्ड्स कितने होंगे, उसमें एटम्स कितने होंगे और उसमें आपके पास क्या होंगे, फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने होंगे, ये सारी बातें पूछ रहा है। तो याद रखें अब एक वाटर मालिक्यूल के अंदर कितने बांड हैं, पहले हम बांड का बता देते हैं, ठीक है। तो एक वाटर मालिक्यूल के अंदर क्या है, 2 बांड हैं। तो 1 मोल के अंदर कितने बांड होंगे, 2 मोल बांड होंगे, ठीक है। 2 मोल्स बांड आ गए। अच्छा, उसके बाद एटम्स कितने हो गए, तो एक मालिक्यूल के अंदर 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो आपके पास कितने एटम होंगे, 1 मोल वाटर में 3 मोल एटम होंगे, ठीक है।
ओके 2 मोल हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे, 1 मोल ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे। और क्या पूछ रहे हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और क्या है, 2 हाइड्रोजन है और एक आपके पास क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एटॉमिक मैस जो है तो वो 16 होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल आपके पास 16 मैस इसका होता है। 16 आगे न्यूक्लियन नंबर, मैस नंबर प्लस 8 वो इलेक्ट्रॉन ऐड कर लें, 16 और 8 24 और 4 इसमें आ गए, एक एटॉमिक नंबर होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपके पास 28 मोल्स फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे। इलेक्ट्रॉन का अगर पूछ रहे हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो ऑक्सीजन में 8 और 2 इसमें इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या होंगे, 10 मोल होंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह करके पूछ सकते हैं, तो आपके इस बारे में पता होनी चाहिए जी कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। ओके कहते हैं मैनी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन आवर सराउंडिंग विच इज़ लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। ओके कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन हमारी सराउंडिंग में बहुत सारे होते हैं, उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन से होते हैं और एक्सेस रिएजेंट के होते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं बर्निंग की। जब बर्निंग होती है किसी भी चीज़ की, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होते हैं, कोई सब्सटेंस होते हैं और उसके अलावा आपके पास क्या होते हैं, ऑक्सीजन होती है, ठीक है, तब बर्निंग होती है। अब ये ऑक्सीजन जो है ये एयर से लेते हैं, ठीक है, एयर से लेते हैं। और कभी भी कंबशन रिएक्शन जब कंप्लीट होता है, स्टॉप हो जाता है, तो एयर ख़त्म होने की वजह से नहीं होता, ऑक्सीजन ख़त्म होने की वजह से उसमें क्या होता है, सब्सटेंस जो है ये कंज्यूम हो जाते हैं। पेट्रोल आप जला रहे हैं, पेट्रोल ख़त्म होगा तो कंबशन ख़त्म होगी। लकड़ियाँ जला रहे हैं, लकड़ियाँ ख़त्म होगी तो कंबशन होती है। इसका मतलब है इसमें जो भी सब्सटेंस जो आप फ्यूल वगैरह जो बर्न कर रहे हो वो आपके पास क्या है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, और जो ऑक्सीजन है ये आपके पास क्या है, ये एक्सेस रिएजेंट है। तो जो कंबशन है इसमें कोल, पेपर, कैंडल वगैरह ये सारे लिमिटिंग में आएंगे, और क्योंकि ये स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है। और जो आपके पास बाकी जो है तो वो आपके पास एयर वगैरह या ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस रिएजेंट में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल द एजम्पशन ऑफ स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्री की कुछ एजम्पशन है उनके बारे में बताने। तो पहली टू परफॉर्म स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन हमें क्या करती हैं, दो एजम्पशन का पता होना चाहिए। पहली, ऑल रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, कि ये हमने एज्यूम किया होता है कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स कम्प्लीटली कन्वर्ट होते हैं इनटू प्रोडक्ट्स में, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या है, नो साइड रिएक्शन, अगर कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, हालांकि ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है, मगर ये हम क्या करते हैं, एजम्पशन करते हैं। नेक्स्ट है इज कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज एप्लीकेबल टू रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन बेटा कौन से होते हैं, जो दोनों डायरेक्शन में, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करें और रिवर्स डायरेक्शन में मूव करें, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला कॉन्सेप्ट जो है ये एप्लीकेबल है रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर। तो आपका आंसर क्या होगा जी, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, हमारा आंसर होगा नो, कि नो, कि आपके पास लिमिटिंग रिएक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये रिवर्सिबल रिएक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होता। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इसका रीज़न बताएं। तो बेटा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन से होते हैं, जो विच कंज्यूम अर्लियर, और ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फार्मेशन को। और जब कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए तो रिएक्शन आपके पास क्या हो जाते हैं, वहाँ से आगे प्रोसीड ही नहीं करता, वो स्टॉप हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे कोई भी रिएक्शन जिसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट्स होंगे वो हमेशा ऑलवेज गो टू कंप्लीशन। और रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में हम बड़ी मशहूर बात कहते हैं कि इट विल नेवर गो, डू नॉट गो टू कंप्लीशन, ये कभी कंप्लीट नहीं होते। जो प्रोडक्ट बनती है वो वापस ब्रेक होकर क्या कहती है, रिएक्टेंट बनाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट्स आर आइडेंटिफाइड, कि लिमिटिंग रिएक्शंस को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। पहले क्या है, हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स उसको क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स के कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम मोलर अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स के, अब रिएक्टेंट्स के आपने मोल निकाले ना, अब इतने मोल्स के रिएक्टेंट होंगे तो प्रोडक्ट कितने मोल बनेगा, वो रिक्वायर्ड हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट जो उससे बन रहे होते हैं, कि मसलन ये 3 मोल है तो प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए, वो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद चूज़ द रिएक्टेंट, फिर मसलन ये ए रिएक्टेंट है, सपोज मैं आपको कहता हूँ बेटा ये ए रिएक्टेंट है, ये बी रिएक्टेंट है, ठीक है। ए के हिसाब से जो प्रोडक्ट है वो 3 मोल बन रहा है, बी के हिसाब से जो प्रोडक्ट है वो 2 मोल बन रहा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, चूज़ द रिएक्टेंट दैट प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, के वो रिएक्टेंट देखें जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो क्या है, बी है। तो बी इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है।
कि आपने क्या करना है, रिएक्टेंट के मोल कैलकुलेट करने, फिर उस मोल से आपने वो देखना है कि ये रिएक्टेंट इतने मोल है तो प्रोडक्ट कितने मोल बनना चाहिए, फिर उसमें जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रही है जिस रिएक्टेंट से, दैट विल बी योर लिमिटिंग रिएक्टेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ यील्ड एंड इट्स टाइप। यील्ड क्या होती है? यील्ड हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन इज़ नोन एज यील्ड ऑफ रिएक्शन, कि जो प्रोडक्ट पैदावार बेसिकली कहते हैं, जो प्रोडक्ट बनती है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनती है किसी रिएक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं? यील्ड बोलते हैं। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड, एक क्या होती है एक्चुअल यील्ड, और एक क्या होती है परसेंट यील्ड। ठीक है, ये 3 टाइप्स होती हैं। एक्चुअल थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है? थ्योरेटिकल जो हम प्रैक्टिकल के बगैर हम मसन पेपर पे जो वर्क करके मसन रिएक्शन लिखते हैं कि इतने ग्राम ये होना चाहिए रिएक्टेंट तो इतने ग्राम प्रोडक्ट बने, उसको हम क्या बोलते हैं? theoretical yield, कि without experiment the yield calculated from balanced chemical reaction, the yield which is calculated from balanced chemical reaction without performing experiment is called theoretical yield। और actual yield क्या होती है? the yield which is obtained through experiment, तो कि जो हमें क्या होती है एक्सपेरिमेंट, मसन यहाँ पे ऑब्टेन होगा वर्ड और वहाँ पे कैलकुलेटेड, वो क्योंकि कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो जो एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट होती है उसको एक्चुअल यील्ड बोलते हैं। और परसेंट यील्ड क्या होती है? जब हम क्या करते हैं एक्चुअल यील्ड को डिवाइड करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, उसको हम क्या बोलते हैं? परसेंट यील्ड बोलते हैं। तो ये आपके पास यील्ड की टाइप्स आती हैं। नेक्स्ट हमें क्या है, हाउ इज़ द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन मेजर, कि किसी रिएक्शन की एफिशिएंसी कैसे मेजर की जाती है। तो याद रखें दी परसेंट यील्ड से हम क्या करते हैं? एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन मेजर करते हैं। जितनी परसेंट यील्ड ज़्यादा होगी इतनी रिएक्शन की एफिशिएंसी भी आपके पास क्या होगी? ज़्यादा होगी। और एक और पॉइंट आपने याद रखना कि एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, या थ्योरेटिकल यील्ड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड, ये बात भी याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास टेल मॉडर्न व्यू अबाउट एटम, कि जो एटम है उसके बारे में, ज़ाहिर है एटम आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो डेली बेस पे, एटम ये करते हैं एटम वो करते, पहले भी थ्योरीज़ वगैरह पेश की गई, एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या और बहुत सारी थ्योरीज़। तो आजकल जो मॉडर्न उसका वो बना हुआ है एटम्स का व्यू, वो हमारे पास एज ए केमिस्ट हमें क्या पता है एटम के बारे में, मॉडर्न उसका व्यू क्या है। थ्योरीज़ वगैरह आपको पता होनी चाहिए मगर उसका मॉडर्न व्यू क्या है उसके बारे में पता है। तो मॉडर्न व्यू एटम का अगर मैं डिस्कस करूँ वो क्या है? पहला व्यू क्या है कि एटम इज़ डिविजिबल इनटू अदर स्मॉल पार्टिकल, कि एटम को आप फर्दर बाकी स्मॉलर पार्टिकल्स में क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। ये पहला है, ठीक है, जिनको फिर हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। दूसरा क्या है? इट कैन आल्सो कंबाइन इन नॉन होल नंबर रेशो, ठीक है, कि नॉन होल नंबर रेशो में भी ये कंबाइन हो सकते हैं, पहले ये नहीं था, ठीक है। मसलन इसमें इसके ज़ुमरे में कौन? नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, मसलन आयरन 0.93, ऑक्सीजन, ये वाले इस तरह के ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नॉन स्टाइकोमेट्रिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं। तीसरी बात है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आल्सो डिफर इन मैस एंड मैस रिलेटेड प्रॉपर्टीज एज इन द केस ऑफ आइसोटोप, कि एक ही एटम्स के एलिमेंट के एटम, ठीक है, सेम एलिमेंट के एटम्स, वो उनके मैस डिफरेंट होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो सकती है, और वो प्रॉपर्टी जो मैस पे डिपेंड करती है, अभी जैसे हमने बात की। उसके बाद क्या है? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, बेसिकली केमिकल रिएक्शन में बेसिक क्या होती है? एटम कंबाइन होते हैं, रीअरेंज होते हैं, उनके बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है? आजकल का जो मॉडर्न व्यू है एटम्स के बारे में, ये आपको मस्ट पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ बर्ज़िलियस हाइपोथेसिस। बर्ज़िलियस हाइपोथेसिस क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि ये कहते हैं कि आपके पास क्या हो? गैसेस हों, उनका वॉल्यूम क्या हो? इक्वल हो, उनके अंदर जो नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे? सेम होंगे। शर्त यह है, कंडीशन ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर आपके पास क्या होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए, कि डिफरेंट गैसेस हैं, उनके सिमिलर कंडीशन में टेम्परेचर और प्रेशर है, उनमें नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वगैरह आपके पास, या नंबर ऑफ़ एटम्स वगैरह वो आपके पास सेम होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? बर्ज़िलियस हाइपोथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इक्विवेलेंट वेट, हाउ इट इज़ फाइंड, कि इक्विवेलेंट वेट क्या होते हैं और इसको आप क्या करते हो, कैसे फाइंड आउट करते हो। तो इक्विवेलेंट वेट की पहले भी बात हो चुकी थी बेटा, कि ये हमारे पास क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज़ द वेट ऑफ एन एलिमेंट आर ए कंपाउंड
ये एलिमेंट का भी हो सकते हैं, कंपाउंड का भी हो सकते हैं, जो कि क्या करते हैं, विच विल कंबाइन विद आर डिस्प्लेस किसको 1.008 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, या 8 पार्ट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, या 35.5 पार्ट बाय वेट ऑफ क्लोरीन, इसको डिस्प्लेस करे या इसके साथ कंबाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। ये बेसिकली इक्विवेलेंट वेट एक नंबर होते हैं, एंड जब इसको ग्राम में कोई वैल्यू होती है, इसको ग्राम में शो करते हैं तो उसको ग्राम इक्विवेलेंट बोल देते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर कि उस जिसमें हम वो उसको डिटरमाइन करते हैं। जैसे जो दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, हाउ इट इज़ फाइंड। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एसिड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी मैंने बताया था ना, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिसिटी बोलेंगे। तो ऐसे उसको फाइंड करते हैं। मसलन अगर आपके पास H3PO4 है, इसकी इक्विवेलेंट वेट है, तो इसके मॉलिक्यूलर मास को आप डिवाइड कर लोगे 3 से, या H2SO4 है तो इसको मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करोगे 2 से, तो आपके पास इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इसी तरह कोई बेस है, उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी। एसिडिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन ऑफ ए बेस, उसको एसिडिटी बोलती है, या नंबर ऑफ OH आयन, उस पर डिवाइड कर लो। मसलन फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो इसको मॉलिक्यूलर वेट को 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगी। इसी तरह अगर कोई आयन है आपके पास, तो उसके मॉलिक्यूलर वेट को उस आयन के चार्ज पे आप डिवाइड करोगे। क्या मतलब, जैसे सल्फेट एक आयन है, इसका मॉलिक्यूलर वेट को, या जो आयनिक वेट है, आयनिक मास है, उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज 2 होता है, -2, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह फास्फेट आयन है, उसके ऊपर चार्ज क्या होते हैं, -3 होते हैं, तो इसके मॉलिक्यूलर वेट को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट आयन बन जाएगा। और इसी तरह आपके पास क्या है, कोई रिडॉक्स रिएक्शन है, तो उसमें इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करते हैं कि जो सब्सटेंस है उसका मॉलिक्यूलर वेट और जो उसके में चेंज आ रही है ऑक्सीडेशन नंबर में, उससे उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इक्विवेलेंट वेट है। फॉर एग्जांपल KMnO4 है, तो इसमें जो चेंज आती है ये +7 से +2 में चला जाता है जब इसका रिएक्शन होता है, तो डिफरेंस कितना आ गया, 5 का आ गया। इसके मॉलिक्यूलर वेट को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो इस तरह आपको इक्विवेलेंट वेट का पता होना चाहिए, और उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं उस बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं जी। हाँ, अब यहाँ से आगे के जो क्वेश्चंस हैं ना बेटा, वो मैंने जीके के डाले। यहाँ तक आपके पास क्या था, यहाँ तक आपके पास केमिस्ट्री की बातें थी। अब चूँकि आपको थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज है, खैर हम 2-2, 3-3 डालेंगे, तो यहाँ तक आपने केमिस्ट्री का अलग से राइट अप करना है, जनरल नॉलेज का अलग, और एजुकेशन से रिलेटेड मैं डेली 1-2-3 क्वेश्चन डालूंगा। ये थोड़ा थोड़ा करके आपका काफ़ी सारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टैंजा आर देयर इन पाकिस्तान नेशनल एंथम। पाकिस्तान नेशनल एंथम में कितने स्टैंजा होते हैं, पैरा कितने होते हैं, तो हमारे पास कितने पैरा होते हैं, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 3 पैरा होते हैं, ठीक है। तराना देख लें आप। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जीके का ही क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ PIA। PIA क्या है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन स्टैंड फॉर। तो इसका पुराना नाम क्या था, तो PIA का जो पुराना नाम था, ओल्ड नाम था, वो क्या था, ओरिएंट एयरवेज, इसका क्या था, ओल्ड नेम था। पाकिस्तान के बारे में आपको इन्फो होनी चाहिए कम से कम। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम क्या है, तो पाकिस्तान का जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन में ये नेम डिसाइड हुआ था। ओके, ऑफिशियल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और ये 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन इज़ डिराइव फ्राम विच लैटिन वर्ड। एजुकेशन एक लातीनी ज़ुबान है, का वर्ड है, उससे डिराइव हुआ है, वो कौन सी है। तो ये एजुकेशन जो है लातीनी ज़ुबान का एक वर्ड है, जिसकी मैं स्पेलिंग लिख लेता हूँ, EDUCERE। इसको लातीनी में एडुकेरे, इस तरह इसको क्या कहते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। ये एक वर्ड है, इससे ये क्या हुआ है, ये डिराइव हुआ है जी, एडुकेरे। ओके, मीनिंग ऑफ एडुसेरे या एडुकेरे, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू ड्रॉन आउट, कोई चीज़ उससे अखज़ करना। ओके, बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की जो बेस्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि आप वहाँ पे क्या करते हैं,
वहाँ पे आप जा रहे हैं एज ए टीचर लेक्चरर बनने के लिए, तो या सब्जेक्ट्स में से, तो आपके अकॉर्डिंग एजुकेशन की बेस्ट डेफिनेशन क्या है? ठीक है, तो जो बेस्ट डेफिनेशन है वो ये है कि ग्रोथ रिजल्टिंग फ्राम एक्सपीरियंसेस। क्या मतलब कि ग्रोथ रिजल्टिंग फ्राम एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि बच्चे खुद कुछ प्रैक्टिस करें, कोई एक्सरसाइज करें, कोई एक्टिविटी करें, और उससे जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, उससे बच्चे जो लर्न कर रहे हैं, जो वो असल एजुकेशन है सही मानों में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन, कि आज के सेशन में हमने केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद उसका जनरल नॉलेज का कुछ पोर्शन, और उसके बाद एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बातें की। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं, और सेकंड सेशन में और भी इस तरह केमिस्ट्री के क्वेश्चन और नेक्स्ट चैप्टर होगा, तो उसमें कुछ और जनरल नॉलेज और कुछ और एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें होंगी। विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच।